ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। इसमें देखते हैं हम कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस चित्र को आप देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो सिलेवरी ग्लैंड से लेकर के, हमारे सिलेवरी ग्लैंड ये हम माउथ में होते हैं, फिर टंग, एपिग्लोटिस, इशियोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज, इलियम, कॉलन, शेकम, अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस। ये टोटल स्टडी इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टडी मतलब जो भी कुछ हमने खाया है वो किस तरह से हमारा पचता है, किस तरह से इंक्लूड होता है वो उसमें, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज़ अ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले हम ये देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। द गैस्ट्रोइनेंशियल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं इसे, गैस्ट्रोइनेंशियल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, जीआईटी, गट और एलिमेंट्री कैनल के नाम से ये जाना जाता है। इज एन ऑर्गन सिस्टम विद इन ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स विच टेक्स इन फूड, डाइजेस्ट इट, अपने अंदर भोजन को लेता है, उसे पचाता है, एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, और एनर्जी उससे उत्पन्न जो ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं, पोषक तत्व उससे मिलते हैं, एंड एक्सपेल द रिमेनिंग वॉस्ट एज फीसिस, और जो रिमेनिंग बच गया उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है फीसिस के रूप में, वेस्ट के रूप में बाहर कर देता है। वह सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, या जीआई ट्रैक्ट कहते हैं उसे, गैस्ट्रोइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, डाइजेशनल ट्रैक्ट कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट कहते हैं, जीआईटी कहते हैं, गट कहते हैं, जीयूटी गट कहते हैं, या फिर एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। तो ये इसके मेजर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मेजर ऑर्गन पार्ट करते हैं, वो है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, तो अभी हम बात कर रहे थे मेजर ऑर्गन इसके ये हैं, और जो एसेसरी हैं ऑर्गन है वो है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, सिलेवरी ग्लैंड। ओके, तो अगर हम दोबारा से इसे रिपीट करें तो माउथ, फेरिंग्स, मुंह से चलते हैं तो माउथ, फिर फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और एसेसरी में आगे पड़ता है लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड सिलेवरी ग्लैंड। फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जीआई ट्रैक्ट है, इसके फंक्शन क्या है। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है, पहला इसका मतलब है यानी इसका फंक्शन है इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, भोजन को लेना, यानी कि उसे ईटिंग करना या ड्रिंकिंग करना, यानी माउथ के थ्रू हम लेते हैं, उसे इंजेशन कहते हैं। समथिंग इज टेकन बाय द माउथ इज नोन एज द इंजेशन। मुंह से हमने कोई चीज़ ली वो इंजेशन कहलाई, राइट। लेने का मतलब हम एयर से मतलब नहीं रख रहे हैं, मतलब खाने वाली चीज़ें। प्रोपल्सन मिक्सेस और मूव्स द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री कैनल, इसमें कुछ मिक्स हो जाए और ये मूव कर जाए एलिमेंट्री कैनाल में, यानी एसोफोगस में, उसे हम कहते हैं प्रोपल्सन। डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, डाइजेशन कहते हैं हम कि भोजन को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, इसे मैस्टिकेशन भी कहते हैं या च्यूइंग कहते हैं, चबाने को कहते हैं, ठीक है। भोजन को चबा करके छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। दूसरा पार्ट इसका केमिकली डाइजेशन होता है, मतलब एक तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, मैकेनिकली में चबा करके अंदर किया, फिर केमिकल डाइजेशन होता है ऑफ फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल बाय द एंजाइम, एंजाइम मिक्स होते हैं और फिर ये डाइजेस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। हम जो टर्म्स देख रहे थे उसमें फंक्शन में हम देख रहे थे, इंजेशन देखा हमने, फिर प्रोपल्सन देखा, फिर डाइजेशन, और अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। दिस इज द प्रोसेस बाई विच द डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस पासिस वॉल्स ऑफ द ऑर्गन
ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन से होकर के और उनकी वॉल से होकर के पासेज होता है इनटू द ब्लड ऑफ द सर्कुलेशन। तो जो भी इसके पोषक तत्व रहे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर दिए, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एलिमिनेशन, फूड सब्सटेंसेज दैट हैव बीन ईटेन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अब जो हमने खाया है उसमें से कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, उससे जो पोषक तत्व मिले वो आंतों ने या एलिमेंट्री कैनाल ने एब्जॉर्ब कर दिए। अब जो बचा, ईटन बट नॉट डाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर निकलता है एज द फीसेस बाय द प्रोसेस ऑफ द डेफिकेशन। उसे हम उस प्रोसेस को, मतलब जो भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम डेफिकेशन कहते हैं। फीसेस के रूप में, फीसेस मीन्स समथिंग आप कह सकते हैं जो गंदगी रह जाती है उसे बाहर निकालने को, विच कम्स आउट थ्रू द एनस। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम, अब नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आया, हमने सबसे पहले बात की थी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, वो मेजर ऑर्गन जो भी है एलिमेंट्री कैनाल का वो है माउथ। तो पहले हम माउथ की बात कर लेते हैं, एक एक करके इन सारे अंगों की बात करेंगे, सभी अंगों की बात करेंगे। और उसमें पहला है माउथ, द माउथ ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो भी है उसका पहला पोर्शन है माउथ, मुंह ही उसका पहला पोर्शन है, राइट? दैट रिसीव फूड एंड प्रोड्यूस द सलाइवा, जो भोजन को ग्रहण करता है और सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। द ओरल म्यूकोसा, द ओरल म्यूकोसा इज द म्यूकस मेम्ब्रेन एपिथेलियम लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द माउथ। जो मुंह के अंदर लाइनिंग बनी होती हैं, लाइनिंग की बात हम कर चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। तो एपिथेलियम शेल की लाइनिंग बनी होती हैं जिसके थ्रू वो इनसाइड को जाता है भोजन। रिलेशंस, अब अगर इस माउथ की हम कैविटी की बात करें, माउथ के ऊपर नीचे आगे पीछे क्या होता है, तो एंटीरियरली यानी कि बिल्कुल ठीक सामने लिप्स होते हैं, होठ, बिल्कुल पीछे की तरफ पोस्टीरियरली कॉन्टिन्यू द ओरोफैरिंग्स, पीछे हमारी गले की बनावट होती है, ओरोफैरिंग्स कहते हैं। लेटरली मसल्स ऑफ द चिक, गालों के मसल्स होते हैं। सुपीरियरली ऊपर की तरफ बोनी हार्ड पैलेट होता है, ऊपर की तरफ जहाँ जीभ आप लगा के देखेंगे ऊपर की तरफ बोनी हार्ड पैलेट होता है। इन्फीरियरली नीचे जो होता है मस्कुलर टंग होती है आपकी, द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, और माउथ का नीचे वाला जो पोर्शन है वो होता है यानी जीभ से जुड़ा हुआ पार्ट। द पैलेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ, पैलेट जो होता है वो माउथ की रूफ छत को बनाता है। एंड इट डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट। इंटीरियर मतलब सामने का, ऊपर की तरफ हम देखें तो सामने की तरफ थोड़ा हार्ड होता है और पीछे की तरफ गले की तरफ जाते हैं तो वो पोस्टीरियर होता है और वो थोड़ा सॉफ्ट पैलेट बनता है। द अवुला इज द कर्व्ड फोल्ड ऑफ द मसल covered with the mucous membrane having down from the middle। अब बात करते हैं हम टंग की। द टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। मुंह के अंदर टंग जो होती है, जीभ जो होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मांस की बनी होती है। दैट मैनिपुलेट्स द फूड फॉर द मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन माने चबाने में वो सहायता करती है। एंड इज यूज्ड एक्ट ऑफ द सोलिंग, और उसे सटकने में भी हेल्प करती है। इट इज़ द इम्पोर्टेंस इन द डाइजेशन सिस्टम एंड इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द टेस्ट इन गस्टेटरी सिस्टम। टेस्ट का भी इसी में मैक्सिमम रोल रहता है। फंक्शन, फिर इसके फंक्शन की बात करें तो वही मैस्टिकेशन यानी चबाना, डेग्लूटिशन यानी स्वेलिंग सटकना, स्पीच बोलना, टेस्ट स्वाद लेना। इसके बाद बात आती है हमारे टीथ की, क्योंकि मुंह के अंदर टीथ भी होते हैं। तो द ह्यूमन टीथ फंक्शन टू मैकेनिकली ब्रेक डाउन आइटम्स ऑफ द फूड बाय द कटिंग एंड क्रशिंग them in preparation of the swelling and the digesting. Human have 4 type of teeth,
इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर, ईच विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। हमारे मुंह में जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर होते हैं, एक कैनियन होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, और इनके हर एक के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो आइए ये देखते हैं, हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो जहाँ ये माउस आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल इंसीजर होता है ये, यानी ठीक बीचों बीच के दांत होते हैं ऊपर वाले, ये बीचों बीच वाले सामने के जो दांत होते हैं सेंट्रल, ये लैटरल इंसीजर होते हैं। उसके साइड में जो दांत होते हैं ये लैटरल इंसीजर होते हैं। दोनों दांतों के बाद में लैटरल इंसीजर होते हैं। फिर उसके बाद कैनियन, जो कोने से, मतलब जो जिसे हम कीला टाइप का कहते हैं, वो कैनियन होते हैं। उसके बाद फर्स्ट प्रीमोलर होता है, सेकंड प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर, उसके बाद फिर थर्ड मोलर एंड सेकंड मोलर, देन थर्ड मोलर। विजडम टीथ जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं विजडम टीथ या अक्कल दाढ़, ठीक है। वो जाना जाता है थर्ड मोलर के नाम से, तो उसे थर्ड मोलर कहते हैं, राइट। अब आते हैं बात सिलेवरी ग्लैंड्स पे। द सिलेवरी ग्लैंड इन आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड जो होता है वो एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन की ग्लैंड की बात ये होती है कि इनसे जो भी कुछ निकलता है वो सीधा ब्लड में जाके मिक्स नहीं होता है। इनमें एक डक्ट होती है दैट प्रोड्यूस सैलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ द डक्ट। इसमें एक डक्ट होती है, तो वो डक्ट उसको ब्लड में मिक्स नहीं करती, वो आउटसाइड में ही निकलता है। ह्यूमन हैव 3 पेयर मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स। 3 तरह के सिलेवरी ग्लैंड होते हैं आदमी में। एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, नीचे वाली हड्डी को हम मैंडिबुलर कहते हैं, उसी को सब मैंडिबुलर होता है। सब लिंगुअल एज वेल हंड्रेड्स ऑफ द माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पैरोटिड ग्लैंड, द 2 पैरोटिड ग्लैंड्स आर मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स wrapped around the mandibular ramus in human, the largest of the salivary gland। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है, एक इस साइड में होगा, एक दूसरी साइड में होगा, तो 2 पैरोटिड हो गई। सबलिंगुलर, ये नीचे वाला मैंडिबुलर बोन होती है यहाँ पे, तो ये मैंडिबुलर ग्लैंड होगी। सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये जीभ के ठीक नीचे सबलिंगुअल होती है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड हो जाती है और इनसे सलाइवा निकलता है, राइट। अदर फंक्शन इसके, सलाइवा मेंटेन द पीएच ऑफ द माउथ। जो सलाइवा निकलता है वो माउथ के पीएच को मेंटेन करता है। सलाइवा इज द सुपर सैचुरेटेड विद वेरियस आयंस। तो अब आगे बात करते हैं हम फेरिंग्स की। द फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ द थ्रोट। ये फेरिंग्स क्या होता है? ये गले का एक पार्ट होता है, गले का एक पार्ट होता है, दैट इज बिहाइंड द माउथ। जो माउथ जो बना है, माउथ एंड नज़ल कैविटी, मुंह और नाक की जो कैविटी है उसके पीछे होता है, अबव द एसोफेगस, एसोफेगस के ऊपर होता है। तो फेरिंग्स की बात कर रहे थे। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नज़ल कैविटी एंड अबव द एसोफेगस, एसोफेगस के ऊपर होता है, नज़ल और माउथ कैविटी के पीछे होता है। एंड द लैरिंग्स और द ट्यूब्स गोइंग डाउन टू द स्टोमक एंड द लंग्स। तो फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम योर माउथ। तो फेरिंग्स जो है ये आपके ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट का एक पार्ट ही होता है। ब्रांचिंग ऑफ द फेरिंग्स इज द ओइसोफेगस विच कैरीज फूड टू द स्टोमक। ओके, जो ब्रांचिंग ऑफ होती है इसकी, कोई ब्रांच नहीं होती है, ये ओइसोफेगस से होते हुए भोजन को स्टोमक में ले जाता है। द ओइसोफेगस क्या होता है? खाने की नली जो होती है वो क्या होती है? ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, ये बहुत देर से कह रहे हैं। तो ओइसोफेगस होता है, द ओइसोफेगस और द ओइसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और गलेट। इसे फूड पाइप ही कहते हैं। द ओइसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट
फेरिंग्स को कनेक्ट करते हुए विद द स्टोमक, और स्टोमक को कनेक्ट करती है। यानी फेरिंग्स कनेक्ट होता है माउथ से, तो माउथ कनेक्ट हुआ फेरिंग से, और फेरिंग कनेक्ट हुई ओएसोफेगस से, और ओएसोफेगस बाद में कनेक्ट हुआ स्टोमक से। द ओएसोफेगस रन बिहाइंड द विंड पाइप, ट्रैकिया जिसे कहते हैं, श्वास की नली के ठीक पीछे, एंड हार्ट, और हार्ट के और श्वास की नली के ठीक पीछे वो रन करता है, ऊपर से नीचे तक चलता है, एंड इन फ्रंट ऑफ स्पाइन, और पीछे रीढ़ की हड्डी के ठीक आगे चलता है। इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर, और डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर होता है। फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बॉलस, स्वेलिंग, बॉलस का बनाना, स्वेलिंग करना। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, मुख से भोजन जाता है, इंजेस्ट होता है चबा करके, लार्वा बना करके, एंड व्हेन स्वेल्ड, और जब ये सटका जाता है, पासेस फर्स्ट इनटू द फेरिंग्स, पहले ये फेरिंग्स से होकर पास होता है, देन इनटू द इसोफेगस, रिड्यूसिंग द गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर्स हेल्प टू, बात हो रही थी रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, तो कॉन्ट्रिक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर्स हेल्प टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स यानी बैकफ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, गैस्ट्रिक कंटेंट जो होते हैं उनका बैकफ्लो हो उसको रोकने के लिए, एंड एसिड इनटू द ओएसोफेगस, प्रोटेक्टिंग द ओएसोफेगल म्यूकोसा, राइट। स्टोमक, द स्टोमक इज द मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन, हमारे ऊपर एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में ये सिचुएट होता है। द स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम द ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से जो फूड है हमने मुंह से चबाया, फेरिंग से होता हुआ और ओएसोफेगस से होता हुआ भोजन आपके स्टोमक में पहुंचता है। एज अ फूड रीचेज द एंड ऑफ द ओएसोफेगस, इट इंटर्स द स्टोमक, एसोफेगस के एंड पे पहुंचता है, वो स्टोमक में एंटर करता है थ्रो अ मस्कुलर वाल्व, एक वाल्व वहाँ पे होता है, और उस दैट इज कॉल्ड द लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, वहाँ पे जो बाल होता है उसे हम लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा हम पीछे चलें तो इस फिगर को जब हमने देखा था, दिस वन, तो यहाँ पे हमने बात की थी आपको एपिग्लॉटिस की। एपिग्लॉटिस जो होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये तो आपकी ईसोफेगस हो गई, यानी कि भोजन वाली नली होगी, जो खाना यहाँ स्टोमक तक आता है, इस स्टोमक तक आता है, और स्टोमक यहाँ के एंड पे इस जगह पर एक बाल्व होता है जिसे हम ईसोफेगल स्फिंक्टर कह रहे थे। तो टंग के बाद में यहाँ पे फेरिंग्स के बाद में यहाँ पर एक विंड पाइप भी साथ साथ चल रही होती है, जो लंग्स के लिए एयर जाती है, तो उसको ढकने के लिए जब हम भोजन स्वेल करते हैं तो उसको ढकने के लिए यहाँ पर एपिग्लॉटिस नाम की एक परत होती है जो भोजन सटकते समय विंड पाइप को ढक लेती है, ठीक है। तो इसोफेगस की बात हुई, स्टोमक की बात हो गई, तो स्टोमक में कॉल्ड द एसोफेगल स्फिंक्टर। तो हम दो चीज़ें ऐसी देख रहे हैं कि वहाँ पे तो हमें एपिग्लॉटिस मिली थी जो विंड पाइप में भोजन को नहीं जाने दे रही थी, और यहाँ ईसोफेगस से जब स्टोमक में आता है भोजन तो लोअर एपिग्लोइकल स्फिंक्टर उसे हम कहते हैं, यानी कि एक बाल्व होता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप जब इसे देखेंगे तो ये आपकी रिब्स होती हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो केज के बारे में नहीं देखी है, केज कहूँ या मैं कहूँ उसे कैविटी की देखिए, तो ये आपकी रिब्स हो जाती हैं, और ये आपकी स्टर्नम हो गई। अब ये यहाँ पे आपको ये एपिगैस्ट्रिक रीजन दिख रहा है, ये आपका इधर जो ये लेफ्ट साइड में है ये आपका आमाशय है जिसे हम स्टोमक कहते हैं। ये लीवर हो गया, ये आमाशय है।
तो ये यहाँ पे 9 रीजन्स में बटा हुआ है। इस 9 रीजन्स की बात हम आपसे पहले भी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे ट्रंक की। उसके लिए अगर आपने नहीं देखा है तो आप पीछे वाली वीडियो, दोनों में से कोई भी वीडियो देख लीजिए। वैसे 2 वीडियो हैं, केविटी और स्केलेटल की और केविटी वाली, दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पोर्शन एब्डोमेन को हम 9 पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो इस वाले पोर्शन को, जो नाभि वाला पोर्शन, अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं इसे, ये लेफ्ट लंबर रीजन होता है, राइट लंबर रीजन होता है, राइट इलेक रीजन होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन ये वाला होता है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पार्ट लाई करते हैं दैट आर द जेनेटिक पोर्शंस होते हैं, ये लेफ्ट इलेक रीजन होता है। इसी तरह से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया, और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं और आगे हमें देखते हैं। कंटेन्स थिक फोल्ड कॉल्ड द रैग at its layer for providing larger surface area of expansion, secretion, digestion and some absorption। तो ये आपका रीजन चल रहा था, ये हम स्टडी कर रहे थे स्टोमक की। ठीक है, अब स्टोमक के जो फंक्शन है वो क्या क्या है? डाइजेशन इसका एक फंक्शन है। द स्टोमक रिलीजेस प्रोटोटिसिस प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज द पैप्सिन। प्रोटोटिसिस यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सच एज द पैप्सिन, पैप्सिन नाम का एंजाइम, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स और इनहेबिट्स बैक्टीरियाज, जो खाने के साथ हमारी गंदगी अंदर जाती है पेट में, उसको किल करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे होता है, बनता है, एंड प्रोवाइड द एसिडिक pH ऑफ 2 फॉर द प्रोटीसिस टू वर्क। तो यहाँ के जो कार्य को, भोजन को और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने के लिए और उसको बैक्टीरिया से रिलीज़ करने के लिए, बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बनता है। फूड इज चून्ड बाय द स्टोमक थ्रू द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स कॉल्ड द पेरिस्टालिसिस। जो फूड है वो आगे बढ़ता है तो उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, दबना खुलना, इस तरह के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन को, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आमाशय में या छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर आइसोफोगस में जो भी होते हैं, उन्हें हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, सम एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स नेवरदलेस डज अकर इन द स्टोमक थ्रू आउट इट्स लाइनिंग। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, यहाँ पर मतलब इसके आगे एब्जॉर्प्शन भी होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूसेस, स्टोमक एसिड इज़ द डाइजेस्टिव फ्लूइड फॉर्म्ड इन द स्टोमक, वो पेट में ही बनते हैं, एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। The acid plays a key role in digestion of proteins by the activating the digestive enzymes and making ingested proteins unravel so that digestive enzyme break down the long chain of amino acids। Okay? इसके बाद आता है आगे गैस्ट्रिक सेक्रेटरी सेल। गैस्ट्रिक सेक्रेटरी cells, chief cell secrete the pepsinogen, an inactive enzyme. Parietal cell secrete the hydrochloric HCl and intrinsic factor which help the absorption of the vitamin B12 in the indigestion. Intestine, B12 in the intestine, which help absorption of the vitamin B12 in the intestine। इंटेस्टाइन में इंट्रेंसिक फैक्टर होता है जिसे हम B12 को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। मिकस सेल, पैरिटल सेल हो गई, फिर मिकस सेल हो गई, सेक्रेट म्यूकस एंड एल्कलाइन सब्सटेंसेस टू हेल्प द न्यूट्रलाइज द HCl इन गैस्ट्रिक जूस।
जो गैस्ट्रिक जूस HCl आया है वो मिकस सेल के द्वारा न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। फिर आती हैं जी सेल, सीक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड द गैस्ट्रिन विच स्टिमुलेट, जो इकट्ठा करता है द पैरेटियल सेल एंड ओवरऑल गैस्ट्रिक्स। फिर इसके बाद बात आती है पैंक्रियाज की। द पैंक्रियाज इज ए ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेटेज। जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनमें पैंक्रियाज जो होता है ये दोनों तरह के काम करता है, इंडोक्राइन भी काम करता है और एक्सोक्राइन भी काम करता है। इट इज़ लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टोमक, पेट के पीछे सिचुएटेड होता है, उसे मैं अभी नेक्स्ट उसमें दिखाता हूँ आपको। इट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग द सेवरल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इंक्लूडिंग इंसुलिन, ग्लाइकोजन, सोमाटोस्ट्रिटिन, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, all of which circulate in the blood। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पैदा करता है, इंक्लूडिंग इंसुलिन पैदा करता है, ग्लूकोजन पैदा करता है, सोमेटोस्टेटिन एंड पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, ऑल ऑफ विच सर्कुलेट इन द ब्लड। लेंथ इसकी होती है 15 सेंटीमीटर और द 6 इंचज़, 6 इंच का होता है, यह 15 सेंटीमीटर का यह होता है। अगर आप यहाँ पे देखें पैंक्रियाज को, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लंबी लंबी आपको रचना दिख रही है, ये वाली जहाँ मेरा ये कर्सर घूम रहा है, तो ये तो हो गया आपका आमाशय यानी स्टोमक के ठीक पीछे होता है ये, इसे हम पैंक्रियाज कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, फंक्शन क्या है इसके? द पैंक्रियाज इज इन्वॉल्व इन द ब्लड शुगर। पैंक्रियाज इज इन्वॉल्व इन ब्लड शुगर, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी। शुगर कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म, पैंक्रेटिक islet are present in the pancreas. Within these islets are 4 main type of cells which are involved in the regulation of the blood glucose level. Each type of cell secretes a different type of hormone. Alpha cell secrete the glucagon, increase the glucose in blood. Beta cell secrete the insulin, decrease the glucose in blood. And delta cell secrete the somatostatin, regulate or stop alpha beta cells. Gamma cells secrete the pancreatic polypeptide. इसके बाद बात करते हैं हम लीवर की। और लीवर एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टेब्रा, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं में पाया जाता है। डिटॉक्सिफाइज वेरियस मेटाबॉलिटीज, सिंथेसाइज प्रोटीन्स बनाता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को एंड प्रोड्यूसेस द बायोकेमिकल्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन। रिलेशंस कहाँ किस तरह से ये सिचुएट होता है एंटीरियरली सामने की तरफ अगर हम बात करते हैं, डायफ्रागम इसके बिल्कुल ठीक सामने, डायफ्रागम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, डायफ्रागम होता है, और एंटीरियर एब्डोमिन की वॉल होती है, दीवार होती है। पोस्टीरियरली ओएसोफेगस होता है इसके, इन्फेरर वेना कावा होता है, एरोटा, गाल ब्लैडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्रागम होता है। लेटरली लोअर रिब, साइड में लोअर रिब होती हैं, डायफ्रागम होता है। सुपीरियरली ऊपर की तरफ डायफ्रागम, एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल होती है, ऊपर की तरफ डायफ्रागम फिर से होता है, और इंटीरियरली नीचे की तरफ स्टोमच, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, हेपेटिक फ्लैक्शर ऑफ कॉलन एंड राइट किडनी। ठीक है, इतना इसके आगे पीछे यानी कि चारों तरफ होता है। स्ट्रक्चर इसका, द लीवर इज द रेडिश ब्राउन वेजेस शेप्ड ऑर्गन विद 4 लोब ऑफ
अनइक्वल साइज एंड शेप। इसका वेट जो होता है दैट इज़ द 1.44 टू 1.66 kg का होता है, 1.5 किलो के आसपास ये होता है। विड्थ इसकी 15 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ बोथ द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये शरीर में सबसे ज़्यादा भारी भी होता है और सबसे बड़ा ग्लैंड भी होता है। ये इसकी लीवर की शेप है। तो आप देख रहे हैं कॉर्नरी लिगामेंट, वो तो एक अलग की बात है। लीवर का ये शेप है, राइट लोब, लेफ्ट लोब, फैल्सीफेरम लिगामेंट होता है ये नीचे, ठीक है, और फिर उसके नीचे गॉल ब्लैडर। तो ये इसकी शेप रही। द लीवर इज द ग्रॉसली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हेन विव्ड फ्रॉम द एबव, और राइट एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। ये राइट और लेफ्ट लोब दो तरह से, ऊपर से जब हम देखते हैं तो ये दो साइड में दिखाई देता है। द फैल्सीफेरम लिगामेंट डिवाइड्स द लीवर इनटू लेफ्ट एंड राइट लोब। ये फैल्सीफेरम लिगामेंट, दिस इज फैल्सीफेरम लिगामेंट, ये वाला, ये आपके लीवर को 2 पार्ट में, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट इज द थिंग विच डिवाइड्स द लीवर इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द फैल्सीफोरम लिगामेंट। फैल्सीफोरम लिगामेंट 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। कितने पार्ट में बांटता है? डिवाइड्स लीवर इनटू द लेफ्ट एंड राइट लोब, 2 लोब्स में बांट देता है। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सिंथेसाइज, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड अ सिक्रेटेड बाय द लीवर। प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं और वो लीवर के द्वारा सिक्रेट भी किए जाते हैं। द लीवर प्लेज ए मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, लिपिड, मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन। द लीवर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन द इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स, ठीक है, दूसरे हार्मोन्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। कंटेन्स द फैगोसाइट्स टू डिस्ट्रॉय द डैमेज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स रेड आरबीसीज को, जो डिस्ट्रॉयड आरबीसीज हो गई हैं उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसके पास जो डैमेज्ड आरबीसी हैं, डैमेज्ड एरिथ्रोसाइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फैगोसाइट्स इसके पास होते हैं एंड फॉरेन सब्सटेंस यूजिंग द फैगोसाइट्स। ब्लड सप्लाई हेपेटिक आर्टरीज के द्वारा होती है, वेनस ड्रेनेज हेपेटिक वेन्स के द्वारा होती है। अब इसके बाद बात आती है गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर को आप देख ही चुके हैं, नहीं देख चुके हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गॉल ब्लैडर ये हरा हरा से जो बना हुआ है, दिस इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो इसकी सिचुएशन क्या होती है ये देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल हॉलो ऑर्गन, खाली होता है ये अंदर से, वेयर बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड बिफोर इट रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक बाइल यानी कि एक जूस इसके अंदर भरा हुआ होता है जो कंसंट्रेट होता है यहाँ पे, और वो इंटेस्टाइन में छोड़ने से पहले यहीं पे इकट्ठा होता है। इन ह्यूमन द पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर लाइड बीनीथ द लीवर, लीवर के ठीक नीचे होता है। जैसे कि आप अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो तो ये यहाँ पे है, ये रहा गॉल ब्लैडर जो लीवर के ठीक नीचे होता है। ओके, वेरी गुड। अगर इसकी सेपरेट पिक्चर देखना चाहें तो ये है, ये गॉल ब्लैडर होता है, ये इसकी बॉडी है, ये इसकी नेक है, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं इसे, सिस्टिक डक्ट ये वाली, ठीक है। पैंक्रेटिक डक्ट ये वाली हो गई, कॉमन बाइल डक्ट ये हो गई, कॉमन हेपेटिक डक्ट ये हो गई, ठीक है। ये कई नलियों से जुड़ा होता है। ओके, चलिए फंक्शन इसके देख लेते हैं। द मेन पर्पज ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल, ऑल्सो कॉल्ड द गॉल। गॉल को स्टोर करने के काम आता है। नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द फूड। वो उसका गॉल का या ये जो इसका बाइल है, इसका काम होता है भोजन में हम जो भी चर्बी खाते हैं उसको पचाने का काम होता है इसका, बाइल का जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल फ्लोज थ्रू स्मॉल वेजल्स into the larger hepatic duct and ultimately through the cystic duct into the gallbladder where it is stored, जहाँ पे ये स्टोर रहता है। इसके बाद बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की।
The small intestine or the small bowel is a part of the gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine. तो आइए बात करते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि हम बात कर चुके हैं लीवर की, गॉल ब्लैडर की, अब बात रहेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि इसके बाद स्टोमक की हम बात कर ही चुके हैं, फिर लीवर की। तो जो भोजन हमारे स्टोमक में आया हुआ है, अब वो जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द स्मॉल इंटेस्टाइन और द स्मॉल बाउल दोनों एक ही नाम है, इसमें इंटेस्टाइन का है या बाउल का है, एक ही बात है। इज द पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइनोशियल ट्रैक्ट बिटवीन द स्टोमक एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत और स्टोमक के बीच का पोर्शन आ गया, दैट इज नोन एज द स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल बाउल, एंड इज वेयर मोस्ट ऑफ द एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस। यहाँ पे भोजन का मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी उसमें मिनरल्स विटामिन्स हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसकी जो लंबाई है, लेंथ 3 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक होती है, और इसका डायामीटर 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होता है, या 1 इंच के बराबर होता है। 1 इंच के बराबर इसकी मोटाई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटाई 1 इंच और लंबाई इसकी 3 से 5 मीटर तक होती है। इसके फिगर को अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्टोमक रहा, ये ओइसोफेगस से भोजन स्टोमक में आया, स्टोमक से फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है जो मोटी मोटी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्योंकि ये 3 से लेकर के 5 मीटर लंबी होती है, तो इसके 3 पार्ट हो गए, एक ड्यूडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम, राइट? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 5 मीटर, 3 से लेकर के 5 मीटर, इसकी मोटाई होती है 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक, या फिर 1 इंच के बराबर होती है, ठीक है। अब अगर इस आंत की हम बात करें, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड, पहला तो होता है ड्यूडेनम, फिर होता है दूसरा जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो जो ड्यूडेनम है इज द शॉर्ट स्ट्रक्चर ranging from 20 centimeter to 25 centimeter in length and shaped is C। ये C shaped का होता है, ड्यूडेनम जो होता है ये C shaped का होता है, ये ऐसे करके यहाँ तक, ऐसे C shaped का, ठीक है। और इसकी लंबाई जो हो गई वो मोटाई की तो हमें पता है 1 इंच के बराबर होगी, या 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होगी, लेकिन इसकी लंबाई होगी वो 25 सेंटीमीटर, 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक होगी। अब बात आती है जेजुनम की। जेजुनम इज द मिड सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का एरिया होता है, और कनेक्टिंग टू द ड्यूडेनम और इलियम को, ये दोनों को कनेक्ट करता है, और इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक होती है। 2.5 मीटर तक होती है, 2.5 मीटर तक होती है। ये यहाँ से लेकर के जेजुनम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक होती है, राइट? इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर तक होती है। इसकी शेप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेटर जे की तरह लगभग बनती है, इसलिए इसे जेजुनम की तरह आप याद रख सकते हैं। ये जो इसका लेटर है जे की तरह इसका शेप होता है। इसका सी की तरह शेप था, इसका जे की तरह शेप होता है। क्लियर? अच्छा जी, जेजुनम के बाद फिर बात आती है इलियम की। इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 3 मीटर लॉन्ग होता है। ये 2.5 मीटर, क्योंकि हमने लंबाई जो देखी लगभग अबाउट 2.5 मीटर होती है जेजुनम। तो टोटल लंबाई हमने देखी थी 3 से 5 मीटर, तो 2.5 तो ये हो गई, 25 सेंटीमीटर ऊपर हो गई, और जी ये होती है 3 मीटर लॉन्ग। तो इस तरह से लगभग 5 मीटर के आसपास बैठती है, 5 या 6 मीटर के आसपास बैठती है, ठीक है। तो इलियम इज द फाइनल सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड कंटेन विलाई सिमिलर टू द जेजुनम।
जेजनम की तरह ही ये होते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करें, डाइजेशन इसका पहला फंक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। यहाँ पे केमिकली डाइजेशन जितना भी होता है वो यहीं पे होता है। मैनी ऑफ द डाइजेशन एंजाइम दैट एक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियाज एंड लीवर and enter the small intestine via the pancreatic duct. Digestion of the protein and carbohydrate भी यहीं पे होता है। Absorption, digested जो food है is now able to pass into the blood vessels in the wall of the intestine through either the diffusion or the active transport. तो digested food में से जो भी मिनरल हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट है, जो भी मतलब काम की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी डिफ्यूज़ होकर के डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब्ड। जो आपका फूड इंजेस्टेड हुआ है उससे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इम्यूनोलॉजिकल, द स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजिकल मतलब इम्यून सिस्टम, हमारी सुरक्षा के लिए तो बड़ी आंत बहुत बड़ा रेस्पॉन्स सपोर्ट करती है। द प्रेजेंस ऑफ द गट फ्लोरा अपीयर द कंट्रीब्यूट द पॉजिटिवली टू द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो भी कोई बाहर से चीज़ आ रही होती है उसको उससे बचाने के लिए हमारी छोटी आंत का बहुत बड़ा काम होता है। इसके बाद बात आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन में इसका फिगर हम अभी आगे देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो नोन एज द लार्ज बाउल और द कॉलन। छोटी इंटेस्टाइन का जो नाम था, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो नाम था, छोटी आंत का जो नाम था वो था स्मॉल बाउल, उसका एक ही नाम था। बट बड़ी आंत का दूसरा नाम और होता है लार्ज बाउल या कॉलन भी कहते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ गैस्ट्रोएनोसियल सिस्टम। गैस्ट्रोएनोसियल ट्रैक्ट का ये पार्ट होता है ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रेटर जो भी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनमें वाटर इज एब्जॉर्ब हेयर एंड रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल जो भी बेकार का मटेरियल रह गया है इज स्टोर्ड एज फीसिस बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय द डिफिकेशन। वो यहीं पे इकट्ठा होता है। ये है आपकी बड़ी आंत की संरचना। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा भी, क्योंकि ये छोटी आंत का पोर्शन है इलियम, उसके बाद ये बड़ी आंत यहाँ से ये अपेंडिक्स होती है इधर में। असेंडिंग कॉलन बनते हैं ये यहाँ पे, उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलन ये होते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन होते हैं ये। असेंडिंग माने ऊपर की तरफ चढ़ना, कोई फीसिस है जो भी मटेरियल छोटी आंत से आया हुआ है वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो असेंडिंग कॉलन हो गया, ये यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, और ये यहाँ पे डाउन यानी डिसेंडिंग कॉलन हो गया, नीचे की तरफ उतरने वाला कॉलन हो गया, राइट। तो ये अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ऐसे करके अगर आप इस पर चलाएं तो इस तरह का एक साइन बनता है हमारे लिखने पढ़ने में, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क की तरह ही होती है, ठीक है, इसका शेप क्वेश्चन मार्क की तरह होता है। इसके इस पोर्शन को जो लास्ट में यहाँ रेक्टम से ऊपर का जो लास्ट पोर्शन है इसको हम सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं, इसको सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं, इसको डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को, इसको ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं और इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम देखें सेक्शन ऑफ द कॉलन आर। कॉलन के जो सेक्शन है वो कितने हैं। द असेंडिंग कॉलन इंक्लूड द शीकम एंड द अपेंडिक्स। ये भी देख लो भैया, ये शीकम कहलाता है जहाँ पे ये छोटी आंत बड़ी आंत से मिली होती है, इस पोर्शन को सिकम कहते हैं, और ये जो आंत निकली होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका पहला असेंडिंग कॉलन होता है। इसमें असेंडिंग कॉलन में ये शीकम भी होता है और अपेंडिक्स भी शामिल होती है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद आता है ट्रांसवर्स कॉलन इंक्लूड द कॉलिक फ्लेक्सर एंड ट्रांसवर्स मेसोकॉलन। ये आपका ट्रांसवर्स कॉलन होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलन। हेपेटिक फ्लेक्सर इसमें राइट हेपेटिक फ्लेक्सर और लेफ्ट कोलिक जिसे बोलते हैं, राइट कोलिक और लेफ्ट कोलिक, ये इसमें इंक्लूड होते हैं, क्लियर।
नेक्स्ट है डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन में ये पार्ट द सिग्मॉइड कॉलन, ये एस शेप रीजन होता है ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सिग्मॉइड कॉलन ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऐसे एस शेप्ड इसे कह सकते हैं, ऐसे करके मूव करके आता है ऐसे, है ना। तो सिग्मॉइड कॉलन होता है ये। उसके बाद शेकम, द शेकम इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द कॉलन, इन्वॉल्व द डाइजेशन, while the appendix is the structure of the colon not involved in digestion। सिक्कम जो है डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, बट कि अपेंडिक्स डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स इज अनसर्टेन, इसका क्या फंक्शन है ये पता नहीं, अनसर्टेन है। कंटेनिंग द इलोविकल वॉल्व, यहाँ पे इलोविकल वॉल्व होता है, इज अ स्फिंक्टर मसल्स वॉल्व दैट सेपरेट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत और बड़ी आंत को सेपरेट करने वाला यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसे इलोविकल वॉल्व कहते हैं, क्लियर। इट इज क्रिटिकल फंक्शन इज टू लिमिट द रिफ्लेक्स कॉलोनिक कंटेंट इनटू द इलियम, ये क्रिटिकल फंक्शन है इसका। द असेंडिंग कॉलन, it is connected to the small intestine by the section of the bowel called the cecum। The ascending colon run upward through the abdominal cavity towards the transverse colon for the approximately 8 inches और 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर के बराबर होती है ऊपर तक चलने में, यहाँ से यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 20 सेंटीमीटर, ओके। इसे कहते हैं असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन में परेशानी यानी 20 सेंटीमीटर तक परेशानी होगी। अच्छा जी, द अनवांटेड वॉस्ट मटेरियल इज मूव्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द ट्रांसवर्स कॉलन बाय द एक्शन ऑफ द पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस के थ्रू ही ये जो अनवांटेड फूड आपके उसमें बच गया है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। पेरिस्टालिसिस इज अ रेडिकल सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। पेरिस्टालिसिस क्या है, वो सिमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन मसल्स के होते हैं, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना, उस तरह का होता है। दैट प्रोपोगेट इनटू द वेव डाउन अ ट्यूब। ट्रांसवर्स कॉलन, फिर उसके बाद आती है ट्रांसवर्स कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन जो फ्लैट टाइप की थी आपकी, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन, ये ट्रांसवर्स कॉलन है आपकी। इस ट्रांसवर्स कॉलन की जब हम बात करते हैं तो द ट्रांसवर्स कॉलन इज अ पार्ट ऑफ द कॉलन फ्रॉम द हेपेटिक फ्लैक्चर टू द स्प्लेनिक फ्लैक्चर। डिसेंडिंग कॉलन की बात करें तो डिसेंडिंग कॉलन इज द पार्ट ऑफ द कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन क्या है, डिसेंडिंग कॉलन ये है, ये वाला पोर्शन डिसेंडिंग कॉलन, इसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो डिसेंडिंग कॉलन की हम बात करें, पार्ट कॉलन फ्रॉम द स्प्लेनिक फ्लैक्चर टू द बिगिनिंग ऑफ द सिग्मॉइड कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन इज ऑल्सो नॉन एज द डिस्टल गट। डिसेंडिंग कॉलन का यानी कि बड़ी आंत में, बड़ी आंत के 3 पोर्शन हुए, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन का जो सिग्मॉइड जो कि फ्लैक्चर स्प्लेनिक फ्लैक्चर से तो बिगिन होता है, सिग्मॉइड कॉलन पे ख़त्म होता है। डिसेंडिंग कॉलन का ही दूसरा नाम होता है डिस्टल गट। डिसेंडिंग कॉलन इज नोन एज द डिस्टल गट, डिस्टल गट के नाम से भी जानी जाती है। वन फंक्शन ऑफ द डिसेंडिंग कॉलन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू स्टोर द फीसेस विल बी एम्प्टीड इनटू द रेक्टम, तो वो रेक्टम में जाकर के एम्प्टी हो जाता है। सिग्मॉइड कॉलन, द सिग्मॉइड कॉलन इज ए पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द डिसेंडिंग कॉलन एंड बिफोर द रेक्टम। रेक्टम और डिसेंडिंग कॉलन के बीच का, डिसेंडिंग कॉलन को हमने डिस्टल गट भी कहा था, इसके बीच का जो पोर्शन है उसको हम सिग्मॉइड कॉलन कहते हैं। द नेम ऑफ सिग्मॉइड मीन्स द एस शेप्ड, ये एस शेप्ड में होता है। द वॉल ऑफ द सिग्मॉइड कॉलन आर मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द कॉलन कॉजिंग द स्टूल टू मूव इनटू द रेक्टम। रेक्टम जो होता है, अब रेक्टम की बात करें तो रेक्टम क्या होता है, रेक्टम इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। इट holds the formed feces awaiting eliminate by the defecation। जो भी भोजन आपने खाया है
उसका जो डाइजेस्ट होकर के जो भी बचा वो आपका यहाँ पे रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है, रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है। ओके, इसके बाद बात आती है एनस की, बाय डेफिकेशन, एलिमिनेशन बाय डेफिकेशन। अच्छा जी, यहाँ पे वो तब तक एवेटिंग में रहता है जब तक कि वो निकाला जाएगा बाहर। तो फिर उसके बाद बात आती है एनस की। द एनस इज द एक्सटर्नली ओपनिंग ऑफ द रेक्टम, रेक्टम से की ओपनिंग बाहर की तरफ जो होती है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ, वो रेक्टम से वो एनस होता है। द फंक्शन ऑफ द इज टू कंट्रोल द एक्सप्लोशन ऑफ द फीसेस। Two sphincters control the exit of feces from the body during an act of defecation. These are the internal anal sphincter and the external anal sphincter, which are circular muscles that normally maintain the contraction of the orifice and which relaxes as the required by the normal physiological functioning. ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर, दिस इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, फिनिश हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई होप आप समझ रहे होंगे बिकॉज ये लंबा ही चैप्टर है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स, और मेरे इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल क्विक इजीली डन को सब्सक्राइब कर लीजिए।